नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये बात नोट की है कि पिछले हफ्ते ओम बिरला जी ने ये अनाउंस किया कि संसद में 6 नई भाषाओं में साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन सर्विसेज शुरू की गई हैं। इसका ये मतलब है कि जब भी कोई सांसद किसी भाषा में बोलता है और आप उसका अनुवाद चाहते हैं, तो आप हेडफ़ोन लगा लीजिए और जिस भाषा में आप उसका अनुवाद सुनना चाहें, वो सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो आप उस भाषा में सुन लेते हैं। ये सर्विस या सेवा खासकर उन लोगों को मदद करती है, जिन लोगों को ज़्यादा हिंदी नहीं आती या ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती है, क्योंकि यही 2 भाषाएँ ज़्यादातर संसद में इस्तेमाल की जाती हैं। संसद में जो साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन या ट्रांसलेशन की जो सेवा है, वो अभी तक असामीज़, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु के लिए ये उपलब्ध है। अब सुनने में तो ये खबर बहुत साधारण सी लगती है, सिंपल सी बात है कि नई भाषाएं चुनी गई हैं जिनका अनुवाद किया जाएगा पार्लियामेंट में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो लिस्ट अभी आपके स्क्रीन पे है, इनमें जो भाषाएँ लिस्टेड हैं, उसमें बोलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप आसाम ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, केरला ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, इन सब भाषाओं को अच्छे खासे लोग बोलते हैं। और ये बात भी सही है कि इनमें से कई लोग ऐसे अवश्य होंगे, जो हिंदी या अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते होंगे और इसी वजह से संसद में ये ट्रांसलेशन की सेवा उपलब्ध कराई गई थी। नई 6 भाषाएँ जिनका ट्रांसलेशन अब हमारी संसद में होगा, उनके बारे में थोड़े से डिटेल्स यहाँ पर आप देख लीजिए। बोडो आसाम का एक रीजन है जो हिली एरियाज़ है, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। लगभग 14.8 लाख लोग इसको बोलते हैं। डोगरी ये जम्मू वाले इलाके की भाषा है, लगभग 26 लाख लोग इसको बोलते हैं। मैथिली बिहार का एक इलाका है, वहाँ बोली जाती है, लगभग 1.3 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। मणिपुरी 17.6 लाख लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इस भाषा को मैती भाषा भी बोला जाता है और उर्दू लगभग 5 करोड़ लोग हमारे देश में जानते हैं और बोलते हैं। अब ये ज़रा ब्रैकेट में जो फिगर है ये देख लीजिए। आसाम से हमारे यहाँ 14 लोकसभा मेंबर्स आते हैं। तो जो बोडो का इलाका है मेरे को एग्ज़ैक्टली पता नहीं है वहाँ से कितने एमपीज़ हैं, मेरे ख़्याल से 3, 4 या 5 लोग एमपी से ज़्यादा नहीं होंगे। डोगरी जो जम्मू का भाषा है वहाँ से 2 एमपीज़ आते हैं, ऊधमपुर और जम्मू। मैथिली का इलाका बड़ा है, हो सकता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हों, एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अभी तक इन जो मैथिली जानने वाले हैं, उन्होंने कभी ये शंका ज़ाहिर नहीं की कि उन्हें हिंदी समझ नहीं आती है। मणिपुर से 2 एमपीज़ आते हैं और उर्दू देश के काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। पिछले 75 सालों में किसी उर्दू जानने या बोलने वाले ने इस बात को ज़ाहिर नहीं किया कि संसद में हमें हिंदी समझ नहीं आती है या अंग्रेज़ी समझ नहीं आती है, हमें ट्रांसलेशन की आवश्यकता है। तो मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो 10 भाषाओं का जो अनुवाद संसद में दिया जाता था, वो बड़े सोच समझ के रखा गया था क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। लेकिन अब जो बीजेपी ने ये नई 6 भाषाओं इंट्रोड्यूस की हैं, इसके पीछे राजनीति ज़्यादा लग रही है बजाय के आवश्यकता। जैसे ही ओम बिरला जी ने संसद में इस बात की घोषणा की कि नई सेवाएँ, नई भाषाएँ का ट्रांसलेशन किया जाएगा, दयानिधि मारन जो डीएमके के सांसद हैं तमिलनाडु से और यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। दयानिधि मारन जी का कहना था कि संस्कृत में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बोलचाल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए संसद में उसका अनुवाद करना कोई कोई मायने नहीं रखता है। आप जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो बर्बाद कर रहे हैं। दयानिधि मारन के इस वक्तव्य पे ओम बिरला जी थोड़े नाखुश हुए। उन्होंने थोड़ा सा मारन जी को डांटते हुए ये कहा कि आप किस देश में रहते हैं
ये भारत है और संस्कृत हमारी एक प्रमुख भाषा रह चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ इसी तरह बोले, दयानिधि मारन की ये टिप्पणी अनुचित है और भारत की भाषाई विरासत की बात आती है तो डीएम के सेलेक्टिव आउटरीच यानी कि चयनात्मक आक्रोश, पाखंड और प्रचार को भी उजागर करती है। और ये जो पॉलिसी डीएमके की है, इससे ज़्यादा करदाताओं के पैसों की बर्बादी हो रही है, ना कि वो संस्कृत का जो ट्रांसलेशन किया जा रहा है संसद में, उसमें। जैसा कि बीजेपी वालों की आदत है, वो किसी का भी वक्तव्य तोड़-मरोड़ के पेश करने लगते हैं। यही किया ओम बिरला जी ने और धर्मेंद्र प्रधान ने दयानिधि मारन के स्टेटमेंट को लेकर। दयानिधि मारन ने कभी भी संस्कृत के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल ये कहा था कि ये संसद में इसके ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग इसको बोलते हैं। उन्होंने जो फिगर वहाँ संसद में दिया वो भी शायद गलत दिया। उन्होंने कहा 73,000 लोग बोलते हैं, मैं आगे इस बारे में आपको डेटा दिखाऊँगा। दयानिधि मारन से हालांकि एक गलती हो गई। उन्होंने ये कहा संसद में कि संस्कृत किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है। संस्कृत इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट। ये बात गलत थी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो करदाता हैं उनका पैसा क्यों बर्बाद किया जाए आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये तो जैसे जिसे बोलते हैं पूंछ पर उन्होंने पैर रख दिया, संसद में आप आरएसएस का नाम तो ले ही नहीं सकते। तो बात वहां पे आके अटक गई और वहीं से राजनीति शुरू हो गई। और जो सेंसस हुआ था 2011 में उसके हिसाब से भारत सरकार के फिगर्स हैं 24,821 लोग वो संस्कृत में बोल पाते हैं। अब वो कितना डे टू डे यूज में बोलते हैं ये पता नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर रखते हैं। तो इस 24,821 लोगों में से कितने ऐसे हैं जो कभी संसद में पहुंचेंगे और जब कभी भी वो पहुंचेंगे उनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्हें हिंदी नहीं आती। मेरे हिसाब से ये आंकड़ा शून्य का है और हमेशा शून्य ही रहेगा। तो बात तो कहीं न कहीं किसी की आइडियोलॉजी की आ ही जाती है, चाहे वो आरएसएस की आइडियोलॉजी हो या बीजेपी का प्रोपेगेंडा हो। चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या राज है, क्या उद्देश्य है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आज़ादी के बाद संस्कृत किसी भी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। ये उत्तराखंड में 2010 में ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई जब बीजेपी की सरकार वहां पर थी। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी 2019 में ये आधिकारिक भाषा बनाई गई। उस समय वहां बीजेपी सरकार पावर में थी। जयराम ठाकुर वहां के मुख्यमंत्री थे। तो केवल हमारे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है और इन दोनों में संस्कृत तब बनी ऑफिशियल लैंग्वेज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर पावर में थी। ये काफी अच्छा नक्शा है जो जिसका क्रेडिट जाता है दी ग्राफिक अर्थ को। ये इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये प्लॉट की गई हैं। हिंदी और संस्कृत यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड में दिखाई गई है, लद्दाख में हिंदी और इंग्लिश और इसी तरह हर राज्य का यहाँ दिखाया है। सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं झारखंड में 17 भाषा हैं, पश्चिम बंगाल में 13, सिक्किम में 12, तमिलनाडु में 5 भाषाएं हैं जो आधिकारिक है। और संसद में अगर हम हर भाषा का अनुवाद देने लग गए तो ये है एक मैप जिसमें भारत की सभी भाषाएं जो बोली जाती हैं वो लिस्टेड हैं। मैंने करीब गिनी है, ये करीब 35 से 40 हैं जो आप गिन सकते हैं। और शशि थरूर जी का इसी बारे में एक ट्वीट भी है। वो कहते हैं ये मैप तो सही है लेकिन 22,000 जो डायलेक्ट्स हैं वो अभी मिसिंग है इसमें। संसद में जिन भाषाओं का फिलहाल ट्रांसलेशन दिया जाता है, उनके बोलने वालों की संख्या मैंने इस ग्राफ में दिखाई है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं 52.8 करोड़, उसके बाद बांग्ला 9.72 करोड़,
गुजराती 5.5 करोड़, कन्नड़ा 4.3 करोड़ और फिर ज़्यादा बोलने वालों में तेलुगु आती है, 8 करोड़ के करीब लोग बोलते हैं। संस्कृत जैसा मैंने कहा केवल 24,000 लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर लिस्टेड है। चलिए अब बात करते हैं कि बीजेपी को एकदम से संस्कृत की कहाँ से याद आ गई। थोड़ा-सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। भारत में फिलहाल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे सामने लिस्टेड है। ये हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। और फिलहाल गृह मंत्रालय के पास 38 और भाषाओं को ऑफिशियल भाषा डिक्लेयर करने की मांग बनी हुई है। हमारे देश में भाषा बहुत ही एक सेंसिटिव इश्यू है। अगर कोई भी सरकार किसी नई भाषा को इंट्रोड्यूस करने में कोई भी काम करती है, उसे ऑफिशियल भाषा बनाती है, तो एक विवाद खड़ा हो जाता है। हमारे दक्षिण के कुछ राज्य ऐसे हैं, जो हमेशा ये देखते हैं कि क्या केंद्र की तरफ से हिंदी थोपने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। और इधर कई लोग जो उत्तर भारत में है, वो ये बोलते रहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और सब लोगों को हिंदुस्तान में ये भाषा आनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर्ड नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। और जहाँ तक अंग्रेजी का सवाल है, तो अंग्रेजी भी हमारी आधिकारिक भाषाओं की लिस्ट में नहीं आती है। इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। It is referred as an associate official language। और इसका ऐतिहासिक संबंध ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब ये सोचा गया था कि अंग्रेजी को हम 15 साल में फेज आउट कर देंगे और हिंदी उसकी जगह ले लेगी। लेकिन इसका ऑपोजिशन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हमारे देश में इलाके हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। इसलिए ये बात अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है और वैसे ही काम चले जा रहा है। हमारे देश में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसकी ये पॉलिसी हो कि वो दक्षिण के राज्यों में जाके हिंदी का हिंदी को प्रमोट करेंगे या वहां पर थोपेंगे। इसमें बीजेपी और आरएसएस भी शामिल है। वो भी इस सेंसिटिव मुद्दे पर थोड़ा चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन बीच-बीच में वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे ये कंट्रोवर्सी फिर से उठने लगती है, फिर से थोड़ा बहुत माहौल गरमाने लगता है। ऐसा करने में सबसे आगे हमारे इस लाइन में खड़े हुए हैं हमारे आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी। ये जब भी अपनी नींद से उठते हैं, ये कोई ना कोई कमेंट ऐसा कर देते हैं जिसमें ये किसी को फंसा देते हैं और आजकल तो मोदी जी के खिलाफ भी ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं। पिछले साल अप्रैल में इन्होंने कहा कि भारत जो है वो धर्म का प्रचार कर रहा है और हम अब विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और इसलिए हमें जो संस्कृत की जानकारी और अपने वेदों की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। जब भी मोहन भागवत जी भाषा के ऊपर कुछ बोलते हैं, तो देश में एक हलचल मच जाती है कि इनका हिडन एजेंडा क्या है ये सब बोलने के पीछे। एक उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ। आरएसएस ने अपना जो अधिवेशन था 2018 में, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें सारी भारतीय जो भाषाएं और डायलेक्ट्स हैं, उनको कंजर्व करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखने सुनने में आरएसएस का ये रेजोल्यूशन तो बहुत सीधा साधा सिंपल सा आपको लगेगा, लेकिन इसके पास होते ही कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में हंगामा मचना शुरू हो गया। वो इस रेजोल्यूशन को लेकर हंगामा नहीं था, वो इसलिए था कि इस रेजोल्यूशन की आड़ में आरएसएस की एक और संस्था है, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जिन्होंने एक रिकमेंडेशन एनसीईआरटी को वहां से भेज दिया कि एनसीईआरटी की जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं, उनमें से अंग्रेजी, उर्दू और अरेबिक के जो शब्द हैं, वो निकाल देने चाहिए। यहाँ तक कि जो मिर्जा गालिब का जो शेर थे, वो भी उन्होंने कहा कि अब किताबों से आपको हटा देने चाहिए। आरएसएस की एक और पॉलिसी रही है कई सालों से कि हम अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल ज्यादा करें और संस्कृत को एक मेन स्ट्रीम भाषा बनाएं। पिछले 2-3 साल में
ये मातृभाषा को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यूनेस्को ने फरवरी 21 को हर साल मनाना निर्धारित किया हुआ है। और जब भी अमित शाह जी ने मदर टंग की बात की है, दक्षिण के राज्यों में आशंका फिर से उभर जाती है कि ये हिंदी थोपने का एक बैकडोर एंट्री चल रही है। बीजेपी और आरएसएस किस तरह से दक्षिण के राज्यों पर हिंदी थोपना चाहते हैं, इसका एक और उदाहरण यहाँ पर है। अक्टूबर 2022 में एक पार्लियामेंट्री पैनल ने ये रिकमेंडेशंस भेजे हैं कि जितने भी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी होना चाहिए, ना कि अंग्रेजी होना चाहिए। इसका खैर विरोध तो बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और लगभग उसी समय अमित शाह जी भोपाल गए थे और वहाँ पे एमबीबीएस कोर्स का ट्रांसलेशन पूरी जितनी किताबें थी वो हिंदी में कर दिया गया है। पहली किताब अमित शाह जी ने भोपाल में लॉन्च की थी 16 अक्टूबर 2022 को। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये किताब की कॉपी कितनी बिकी और जब अमित शाह जी वहाँ से चले गए तो क्या वाक़ई में वहाँ हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो रही है या अंग्रेजी में? क्योंकि जो पेशेंट्स हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि उन्हें तो हिंदी की मेडिकल टर्म्स एक भी नहीं पता होंगी। तो डॉक्टर के साथ वो अब कैसे बात करेंगे मध्य प्रदेश में? उत्तराखंड और हिमाचल में संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना, उसके बाद 2-3 साल तक मातृभाषा इस्तेमाल करने का गुणगान करना, 2-4 किताबें ट्रांसलेट कर देना और उसके बाद संसद में संस्कृत का अनुवाद देना। ये सब एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी अभी तक डरती है कि दक्षिण के राज्य हिंदी का विरोध करेंगे। इसलिए वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि चलिए देखते हैं कि संस्कृत का विरोध होता है या नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।